ठीक है, चलो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का पूरा ग्राफ देखा था और आज की क्लास में हम लोग पैराबोला के बारे में बात करेंगे पूरा। पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको जाननी चाहिए कि भाई पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है वो है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहां पर आपका a b एंड c ये सब के सब आर रियल नंबर्स। ये a b c तीनों क्या हैं? रियल नंबर्स होंगे। और साथ में आपको कंडीशन और क्या होगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो बेटा आप देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो गायब हो जाएगा ना, bx प्लस c टाइप का हो जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मतलब अगर x की जो मैक्सिमम डिग्री किसी इक्वेशन में 2 है तो उस केस में उसे हम बोलेंगे कि ये पैराबोला की आपकी इक्वेशन है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली जो होती है उसका ग्राफ बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वो पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपका जो a है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि आपका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 है इसका मतलब आपका पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब कुछ चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। अगर a की वैल्यू निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। साथ में आपका और क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये सब चीजें आपको कुछ याद रखनी होंगी। जो ये डिस्क्रिमिनेंट d है ये b स्क्वायर माइनस 4ac। और चौथी चीज आपको याद रखनी है वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। ये ऐसे समझना। और अगर मान लो कि पैराबोला आपके पास ऐसे है, ओपनिंग अपवर्ड का मतलब है कि पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसे खुलेगा। ओपनिंग डाउनवर्ड का मतलब है पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। और जो ये वर्टेक्स की बात की मैंने ना, ये वर्टेक्स ये होता है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारे क्या है? वर्टेक्स हैं। और इस वर्टेक्स में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ये इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है और ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलो बेटा। यस सर। ठीक, चलिए। तो अब देखो इसमें एक चीज हमने सीखा कि भाई पैराबोला अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, a लेस देन 0 तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वर्टेक्स होगा माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a।
और -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट होता है और -d/4a इसका y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, अब हम यहां पर थोड़ा सा ग्राफ की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक, चलिए अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में देखेंगे अगर हम कि अगर आपका एक पैराबोला है y = ax² + bx + c और यहां पर आपका a क्या है, >0 है, तो पैराबोला आपका ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की कंडीशन देखो कैसे हो सकती है। ये मान लो आपका x एक्सिस है और ये हम इधर बना दें y एक्सिस को, तो आप बताना ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कहां कहां पे कैसे कैसे हो सकते हैं। ओपनिंग अपवर्ड तो ऐसे भी तो एक पैराबोला बन सकता है, बोलो। यस सर। ये पैराबोला ऐसा भी तो बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ये पैराबोला इधर भी हो सकता है, ऐसे इधर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इस पैराबोला का वर्टेक्स। यही आपके क्या है, पैराबोला के वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझना, अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को अगर कहीं पर कट कर रहा है, पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, तो अब देखो कहां कहां पे कट कर रहा है पैराबोला एक्स एक्सिस को। क्या ये वाला पैराबोला इसको यहां पे कट करेगा, यहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये पैराबोला यहां कट कर रहा है और यहां पे ये पैराबोला यहां और यहां पे कट कर रहा है। तो अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो भाई आप बताओ एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है, y की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर। बात समझ में आई? और जहां जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है वही पैराबोला के रूट्स होते हैं। तो बेटा यहां पर आपके पास एक रूट ये होगा r1 और एक दूसरा रूट r2, यहां पर एक रूट होगा r1 और दूसरा रूट क्या होगा r2, यहां पर एक रूट होगा r1 और दूसरा रूट r2। अच्छा बेटा ये पैराबोला जो है हमारा, ये पैराबोला भी तो कहीं जाके कट करेगा ना, ये वाली लाइन भी तो कहीं ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं कट करेगी ना यहाँ पे। चाहे ये वाला पैराबोला है तो ये भी तो ऐसे चल रहा है जाके यहाँ पर और ऐसे कहीं जाके यहाँ पर कट करेगा ना। बोलिए। यस सर। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब इस वाले पैराबोला, अब मैं यहां पर थोड़ा अलग कलर से दिखा रहा हूं और वो कलर है ये वाला, मतलब ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला, क्या आपको एक्स एक्सिस पर कट करते हुए नजर आ रहे हैं? यस सर। अगर ये पैराबोला ये सब कट करते हुए नजर आ रहे हैं तो मैं इनका नाम लिखता हूं। ये पहला नंबर है पैराबोला का, ये दूसरा नंबर है पैराबोला का, ये तीसरे नंबर का पैराबोला, ये चौथे नंबर का पैराबोला और ये आपका 5वें नंबर का पैराबोला। क्या इन पांचों नंबर के जो पांचों पैराबोलाज हैं 1, 2, 3, 4 और 5, क्या इन सभी पैराबोला के जो रूट्स हैं वो मिलेंगे? रियल रूट्स होंगे। इन पैराबोला के क्या रियल रूट्स होंगे?
अब रियल रूट्स का मतलब क्या है कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा तो जहां जहां पे पैराबोला कट करेगा वो पॉइंट्स उसके क्या होंगे, रूट्स मिलेंगे। वहां वहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी वही उसके क्या होंगे, रूट्स होते हैं। क्या ये वाला पैराबोला जो मैं इस कलर से दिखा रहा हूं, क्या ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा? ये छठवां पैराबोला और ये सातवां पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? ये तो ऊपर ही ऊपर चला गया ऐसे, छठवां और सातवां। तो क्या इस छठवें और सातवें पैराबोला के कोई रियल रूट्स होंगे? नो रियल रूट्स। क्या इसके कोई रियल रूट्स होंगे? क्या नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये छठवां और सातवें नंबर का पैराबोला कभी भी इसको कट कर ही नहीं रहा है। और जब कट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि उसका कोई सलूशन नहीं मिलेगा, उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। बात समझ में आई है? यस सर। तो इसका मतलब है कि रियल रूट्स की हमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई पैराबोला है तो उसके रियल रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं। पैराबोला को अगर हम सॉल्व करें, उसकी इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहां पर इक्वल टू 0 करें। अगर इसको इक्वल टू 0 कर दें, मतलब y की वैल्यू 0 करें, तो x की कोई वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम बात करना चाहते हैं। तो भाई उसके लिए कंडीशन क्या होगी आप बताओ। ये जो पॉइंट है ये तो वर्टेक्स है ना, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, और इसका वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और -d/4a। अब थोड़ा सा हम हायर मैथमेटिक्स क्या मतलब, हम रीजनिंग करने जा रहे हैं। इसका ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला इसका होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाला इसका होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। भाई अगर y कोऑर्डिनेट आपका, जैसे मान लो कि इस वाले पैराबोला में देखो, इन सभी पैराबोला का x और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है ना। इसका मतलब -d/4a लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या? तभी तो ये कट करेगा, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू है, इसकी किसी पॉइंट के y की वैल्यू है। अगर ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा तो कभी कट ही नहीं करेगा। अगर ये नीचे से जाएगा मतलब y की वैल्यू इसकी निगेटिव होगी या फिर 0 भी हो सकती है। जैसे मान लो कि आपका ऐसा पैराबोला कोई हो जो इसको टच करके चला जाए, यहां से टच करके चला जाए। जब टच करके चला जाएगा तो यहां पर एक रूट मिलेगा, मतलब 2 रूट मिलेंगे और दोनों इक्वल होंगे। और ये पैराबोला छठवां सातवां, इसको मान लो आठवां, तो आठवां पैराबोला भी आपका रियल रूट्स देगा, क्योंकि वो y एक्सिस से y की वैल्यू 0 करने पर x की वैल्यू को दे रहा है यहां पर, और ये रूट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो y कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है, वो लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए आपके इस चीज का रियल रूट आने के लिए। अब देखो मैंने बोला है कि a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता हूं कि -d लेस आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4a का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, और a पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और -d लेस आर इक्वल टू 0 है और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, d ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और ये कंडीशन मिल गई, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन है किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। मतलब अगर रूट्स रियल हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट डी होता क्या है, b² - 4ac।
तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने ए बी और सी को देखते हुए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि आपको रियल रूट्स मिलेंगे। और रियल रूट्स होने का मतलब ग्राफिकली क्या है, पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तभी रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। जैसे पैराबोला नंबर 6 और 7 कोई रियल रूट्स नहीं दे रहा है। तो इस अगर रियल रूट्स नहीं है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। मानते हैं कि ये इमेजिनेशन करते हैं कि ये इमेजिनरी रूट्स देगा। ठीक है, तो ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला आपको इमेजिनरी रूट देगा, और बाकी मैंने जितने पैराबोला बनाए हैं वो सब के सब आपके रियल रूट्स देगा। अब देखो पैराबोला नंबर 8 में बात करो। पैराबोला नंबर 8 में देखो, इसका जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। आपका पैराबोला ऐसे भी टच करके जा सकता है, तो यहां पर भी एक्स की वैल्यू होगी, यहां भी होगी। ये पैराबोला आपको ऐसे भी टच करके जा सकता है, तो यहां पर भी आपको रूट्स मिल रहा है, और ये दो रूट्स मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, सेम रूट्स मिलेंगे। तो ये जो कंडीशन है पैराबोला, ये 8वां आपने बनाया यहाँ पे, या 9वां बनाया यहाँ, या 10वां बनाया ये पैराबोला, ये सब 8वां 9वां 10वां ये भी आपको रियल रूट्स दे रहे हैं, टच करके जा रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच करके जा रहे हैं। तो अब आपके इसका मतलब क्या है कि रियल रूट्स दो तरह से मिलते हैं। रियल रूट्स कैसे मिलेंगे हमें, दो तरह के मिलेंगे। जो रियल रूट्स होते हैं वो कैसे मिलेंगे, दो तरह से। टू इक्वल रूट्स, रियल रूट्स में क्या होगा, टू इक्वल रूट्स। दो रूट्स इक्वल तभी होंगे जब आपके d की वैल्यू 0 होगी। टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो रूट्स रियल हो और अलग अलग हो, उसकी कंडीशन ये है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जैसे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना, इनके कंडीशन में रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। जैसे आपका मैंने यहां R1 और R2 बोला, दो अलग अलग रूट्स हैं। यहां पर देखो R1 और R2 दो अलग अलग रूट्स हैं। यहां आपका R1 और R2 दो अलग अलग रूट्स हैं। यहां पर देखिए दो अलग अलग रूट्स हैं। यहां पर आपके दो अलग अलग रूट्स हैं। तो अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करेगा तो दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। अगर मान लो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है तो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर पैराबोला आपको टच ही नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो इमेजिनरी रूट की कंडीशन क्या है, d लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, मतलब नो रियल रूट्स। पैराबोला रियल में कभी उसको कट ही नहीं करेगा, और अगर आपको कट करेगा तो या तो इक्वल दो रूट्स मिलेंगे या फिर टू अनइक्वल रूट्स मिलेंगे रियल फॉर्म में। समझ में आ गई बात बेटा ये? तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या हो गई, d ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और ये कब मैंने लिया, a की वैल्यू पॉजिटिव है तब लिया। अब सेम हम a की वैल्यू निगेटिव पर बात करने जा रहे हैं। इसको आगे बढ़ाएं। बोलो सर ये वाला बता दीजिए। कौन सा? सर ये जो कहें कि -d/4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं, लेस आर इक्वल टू 0, ये वाला ना? हाँ हाँ। इसमें जैसे ये जो आपने कहा कि ये पैराबोला जो 1 2 3 हैं, इनके रियल रूट हैं ये 2 पॉइंट पे
इंटरसेक्ट करें एक्स एक्सिस पे, तो ठीक y ठीक इक्वल ठीक। टू यहाँ पे 0 है। y इक्वल टू 0 नहीं है, y लेस देन 0 है ना, क्योंकि देखो ये पैराबोला 1 का वर्टेक्स ये होगा ना, और इसका वर्टेक्स एक होगा माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, तो भाई y कोऑर्डिनेट तो यही है ना। यस सर। अब ये वैल्यू निगेटिव ही है ना, अगर ये वैल्यू निगेटिव होती है तभी तो ये जाके पैराबोला ऊपर कट करेगा। अगर पॉजिटिव हो जाती है, जैसे ये वाली वैल्यू देखो, यहां पर हम ऐसा पैराबोला बने, ए बी सी की वैल्यू ऐसे गेस कर लो कि ये वाली वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो गया। और अगर कहीं किसी पैराबोला का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया वर्टेक्स का, इसका मतलब पैराबोला तो वहीं से ऊपर ही ऊपर चला जाएगा ना। वर्टेक्स का मतलब क्या है कि वो एकदम शीर्ष बिंदु उसका, इस पैराबोला का क्या है, ये वर्टेक्स है, इसका मतलब शीर्ष बिंदु है ये। तो ये वाली चीज तो आपकी अगर पॉजिटिव हो गई, माइनस डी अपॉन 4a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई, तो पैराबोला तो वहीं से होके गुजर जाएगा ना, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? नो नहीं ना। तो यहां से हमने कंडीशन को चेक किया, ग्राफ से हमने इस वाली बात को समझा, और जब वहां से हमने अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हम इसको नहीं याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे कि अगर आपके किसी भी पैराबोलिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तभी रियल रूट्स मिलेगा, अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ठीक, अब देखो फिर से हम बात कर रहे हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर आपका a क्या है, लेस देन 0 है। अब a निगेटिव है। अब देखना, हम यहां पर फिर से वही सारे ग्राफ फिर से बना रहे हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस है। अब a निगेटिव है, इसका मतलब है कि पैराबोला आपका क्या होगा, ऐसे चले, इस तरह का पैराबोला बनेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, क्योंकि a निगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला कैसे खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसे खुलेगा पैराबोला, या पैराबोला इस तरीके से ओपन होगा नीचे की तरफ, या पैराबोला ऐसे ओपन होगा, या पैराबोला ऐसे ओपन होगा, या पैराबोला का वर्टेक्स ऐसे होगा, या फिर पैराबोला ऐसा होगा। अब देखो इस वाले को मैंने आगे तक बढ़ाओ तो जाके ये भी तो कट ही कर रहा है ना, इसका मतलब ये ऊपर के जितने पैराबोला हैं ये सब आपको क्या करेंगे, रियल रूट्स देंगे। इस वाले पैराबोला का नाम नंबर मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, ये पैराबोला 3 हो गया, ये पैराबोला 4 हो गया, ये पैराबोला मान लो 5 हो गया, ये पैराबोला 6 हो गया, ये पैराबोला 7 हो गया। मान लो हमने ऐसा कोई पैराबोला बना दिया इस तरह से, ये इसको टच कर रहा है, या मैंने ऐसा पैराबोला बना दिया यहां पे जो इसको टच कर रहा है, या मैंने ऐसा पैराबोला बना दिया जो इसको टच कर रहा है यहां पे, तो 7 के बाद हमने इसको बोल दिया ये 8वां पैराबोला, ये 9वां पैराबोला, और ये 10वां पैराबोला। हमने 10 पैराबोला बनाए। अब 10 में से केवल और केवल 7वें और 6वें पैराबोला को देखा जाए तो यही कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो पैराबोला नंबर 6 एंड 7 के क्या हैं, नो रियल रूट्स। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ना करे, ना टच करे, तो इसका मतलब है उसकी कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। और नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब देखो ऊपर के जितने पैराबोला हैं उन सारे पैराबोले को देखो,
पहला वाला पैराबोला यहां पर और यहां पर कट कर रहा है ना, आपका दूसरा वाला पैराबोला भी यहां और यहां पर कट कर रहा है, तीसरा वाला पैराबोला देखो यहां और यहां पर कट कर रहा है, चौथा पैराबोला यहां पे और यहां पे कट कर रहा है, पांचवा पैराबोला यहां और यहां पे कट कर रहा है, आपका फिर आठवां पैराबोला देखो यहां पे टच कर रहा है, नवां पैराबोला यहां पे टच कर रहा है, 10वां पैराबोला यहां पे टच कर रहा है। या तो कट करे या टच करे, कंडीशन तो यही होनी चाहिए ना। अब बेटा आप देखो कि इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स, या इसका वर्टेक्स देखो और इसका वर्टेक्स, मैं इसका वर्टेक्स लिख रहा हूं ये, और इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a और -d/4a, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ अगर पैराबोला कट कर रहा है तो कंडीशन क्या बननी चाहिए? कंडीशन तो ये बननी चाहिए ना कि आपका -d/4a यहां पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इसको टच भी तो कर रहा है ना, तो अगर हम इसका वर्टेक्स की वैल्यू ही 0 हो जाए, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, ऐसा कर सकते हैं इस कंडीशन में, ए निगेटिव के लिए ऐसा लिख सकते हैं। यस। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बेटा इस 4a का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम 0 के साथ करेंगे तो 4a कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बोलिए 4a कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? गेस करो जल्दी से, ऊपर लिखा है यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई। 4a कैसा होगा पहले ये बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? सर निगेटिव। निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि a लेस देन 0 है, क्योंकि जो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होता है उसका a क्या होता है, निगेटिव होता है। तो a लेस देन क्या होगा, 0 होगा। और अगर a लेस देन 0 है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, और इनइक्वलिटी मैथमेटिक्स का पहला या दूसरा चैप्टर ही है, तो अगर मान लो आपके पास यहां पर a है ग्रेटर आर इक्वल टू b है, ऐसे है, और दोनों साइड में आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -a और -b, तो इनइक्वलिटी अपने साइन को चेंज कर देता है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी ग्रेटर का लेसर हो जाता है और लेसर का ग्रेटर हो जाता है। तो बेटा अगर हम इस 4a से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, -d, और ये 4a उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, लेस आर इक्वल टू 0। अभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 था क्योंकि 4a से मल्टीप्लाई हुआ उधर, और उस केस में 4a आपका निगेटिव है, और निगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी अपने साइन को चेंज कर देगा। अब फिर बच गया -d लेस आर इक्वल टू 0, फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वलिटी फिर अपने साइन को चेंज करेगा, तो d ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारे रियल रूट्स की कंडीशन जो पहले कंडीशन में मिली थी, पहले केस में मिली थी, वही तो मिल गई। यही क्या होता है आपके रियल रूट्स के लिए। तो रियल रूट्स के लिए फाइनल कंडीशन आप क्या रखोगे, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स क्या कंडीशन रखेंगे, फॉर रियल रूट्स d जो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। चाहे इक्वेशन में a पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका d जो है जिस तरह से भी होगा आप अपना d निकालो, और d है क्या बेटा, b² -4ac। अब आप अपना d पता करो, अगर d की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स। अब बेटा यहीं से हम लोग कंडीशन एक निकालते हैं कि अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो 2 अनइक्वल, मतलब डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स। अगर आपका डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और अगर डी लेस देन 0 है तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। हम मानेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। और जब आप लोग अपने मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो वहां पर रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स दोनों आते हैं। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक है, तो पैराबोला ओपनिंग हो, अपवर्ड हो या ओपनिंग डाउनवर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं इसकी इस चीजों को समराइज कर रहा हूं। ठीक है सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ बताओ। ये -d/4a हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हाँ जो ठीक। लाइन, फिर हाँ हमने 0 में मल्टीप्लाई कर दिया 4a, तो ये हाँ हो गया -d, तो ये होना चाहिए -d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। नहीं बेटा, 4a जो है ये नंबर कैसा है, निगेटिव नंबर। और निगेटिव नंबर को हम उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनइक्वलिटी अपने साइन को चेंज कर देगा। देखो यहां पर मैंने बोला ना कि अगर ऐसी इनइक्वलिटी है और दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी नंबर को माइनस किया, तो इनइक्वलिटी अपने साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देगा। ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? और फिर इसके बाद यहां पर -d है और इस माइनस को हटाने के लिए फिर हमने अपने इनइक्वलिटी के साइन को क्या किया, चेंज किया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि d के आगे माइनस लगा है और a के अंदर माइनस है, इस माइनस माइनस को हटा दो, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। और ये 4a का केवल मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 4a अब पॉजिटिव हो गया। अगर इसके a की जो निगेटिव वैल्यू को बाहर निकाल दिए तो अब 4a पॉजिटिव, तो ये माइनस और इस 4a का माइनस मिलके पॉजिटिव, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो गया। तो d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, ऐसा ही वाला सिंबल फिर बन जाएगा। अगर आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया या माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में इनइक्वलिटी अपने साइन को बदल देता है। और देखो रियल में देखो ऐसे ना, अगर मान लो मैं ये कहूं कि 5 ग्रेटर देन 3 है, बोलो ऐसा बोला जा सकता है? बोलो बेटा। यस सर। ठीक, अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -5 और इधर हो जाएगा -3। अच्छा, -5 और -3 में कौन बड़ा है अब और कौन छोटा है, -3 बड़ा है, -5 छोटा है। देखो इनइक्वलिटी अपने साइन को चेंज कर दिया ना। यस सर। -5 और -3 में कौन बड़ा हुआ, बड़ा -3 बड़ा है और -5 छोटा है। यस जबकि 5 और 3 में 5 बड़ा है और 3 छोटा है। यस। ठीक, तो हम लोगों की चीजें अब समराइज में कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड। अगर a लेस देन 0 तो क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ये तो हो गया ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड का। अब आपके पास यहां पर क्या होता है कि यहां मैंने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया कि डी क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, हिंदी में उसको विविक्त कर बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² - 4ac। ठीक है, अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब रूट्स आपके क्या होंगे, रियल रूट्स की कंडीशन होती है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अब यहां पर दो चीजें बनेंगी, अगर d की वैल्यू 0 है तो कंडीशन होगा 2 रियल
इक्वल रूट्स, दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल अनइक्वल रूट्स। जैसे मान लो बोल दिया जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू 5 है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कि आपको ऐसे नहीं, यहां पर मैं इस तरह से बोलता हूं, पहले इसको हटा दें। अभी जैसे आपके पास ये आ गया, अब आप बताना कि इसके लिए हम ऐसा लिख दें x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे है। तो आप बताओ उस केस में क्या होगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो बेटा x इक्वल टू 2 आएगा और 2 आएगा। मानेंगे कि ये दो रियल रूट से 2 बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो टचिंग को हम 2 बार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 रियल रूट्स देगा, 2 रूट्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन के 1 रूट्स मिलते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमने ये चीज भी बताई थी कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है -b/2a और -d/4a। -b/2a एंड -d/4a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है? अब बेटा अगर दो रियल रूट्स मिल रहे हैं तो यहां पर कुछ कंडीशंस भी हम लोग समझते हैं, और वो कंडीशन क्या होती है? एक आपका सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट, और ये होता है -b/a। और दूसरी चीज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको बोलते हैं p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो बेटा अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, जैसे मान लो कि 2 रूट्स आपके पास हैं और एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो ये है अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लो 2 रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं आपके, तो एक अल्फा और बीटा है, और एक मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो आप बताओ डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसके बाद -2 अल्फा बीटा अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा यहां पर? -2 नहीं, अब बताओ यहां पर क्या रखा जाए? -4 अल्फा बीटा। तो क्या ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? ऐसा हो जाएगा क्या? यस। अगर ऐसा है तो हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा है तो हम इसका क्या कर लें? रूट लगा दें। हम अगर इसके ऊपर क्या लगा दें? अंडर रूट लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा।
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 4 अल्फा बीटा करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और उसके अंदर रूट लगा है तो बाहर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें काम कर लिया, रियल रूट्स के लिए और इन सभी चीजों के लिए हमने इसमें देख लिया। और इसमें जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन पर करके इसके बाद तो फिर हम लोग अब आगे के ग्राफ पर बात करते हैं। अब जैसे इसमें देखो, इसको लिख लिए ना, ये चीज लिख ली है कि नहीं अपनी कॉपी में? यस। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट्स। यस। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बताओ इसका a कैसा है बेटा? a की वैल्यू क्या है? 1 होगी क्या? x स्क्वायर के साथ जो होता है वो 1 होता है, a होता है। और b की वैल्यू क्या है? -3 है क्या? और c की वैल्यू क्या है? 1 है यहाँ पे। तो बेटा आपका a दिख रहा है कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पैराबोला का जब ग्राफ बनेगा तो ये क्या होगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो निकाला जाए तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अभी मैंने बताया -b/2a कॉमा -d/4a, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो पहले आपको b और a और c तो पता है, d निकाल दो। d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। अब बेटा b स्क्वायर -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 -4 इंटू a की जगह पर 1 इंटू c की जगह पर भी क्या? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलिए। यस। ठीक है, तो अब देखो ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, तो आपका वर्टेक्स क्या हुआ? -b/2a। तो b की जगह पर -3 है, उसमें 2 से -b, तो उसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, कॉमा d की जगह पर 5 है तो -5 हो जाएगा, अपॉन a की जगह पे तो 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ये ग्राफ बेटा देखो क्या होगा। ये ग्राफ का वर्टेक्स क्या होगा? 3/2। x की जगह x में आप देखो 1, ये 2 है तो 3/2 यहाँ पे कहीं बीच में जाएगा ये, और y की वैल्यू -5/4 तो 1 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो थोड़ा इधर ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा। और a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा और जाएगा कहां से? ये अपने वर्टेक्स से, और ये क्या है आपका? 3/2 कॉमा -5/4 यहां से जाएगा। अब बेटा अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? ये ग्राफ आपका यहां से जाना है, ऐसे जाएगा, और हो सकता है ऐसे जाए। ठीक है, अब ये कहां पे कट करेगा ये तो हमें अब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये कट कहां पे कर रहा है। जैसे मान लो ये है तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे, हमें देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो यही कट करेगा, हो सकता है कि इधर भी कट कर ले, लेकिन एक तो रूट इसका पॉजिटिव होगा ही और एक रूट इसका पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट पता है तो भी हम काम कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू से, या फिर इसका हम क्या कर दें, उससे रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है? देखो हाँ पिछली वाले उसमें
तो उसमें मैं लिख देता हूं जो रूट्स होते हैं इनके, जो इसके रूट्स हैं, जैसे मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, उनको निकालने के लिए याद करो सिद्धाचार्य रूल था। और सिद्धाचार्य रूल क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद करो। और यही वैल्यू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ और नहीं है, डी है, अपॉन क्या है? 2a। डी क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ और थोड़ा ही है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है ये। तो हम इस तरीके से भी इसके अल्फा और बीटा के दोनों वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सिद्धाचार्य रूल। रूट्स निकालने का तरीका होता है। अब बेटा अगर मान लो कि डी जो है, और याद करो मैंने फैक्टराइजेशन में सिखाया था कि अगर डी आपके किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हम लोग ट्राइनोमियल हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाया, तो उस केस में हमें इसके रूट्स निकालने के लिए ये वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। भाई देखो, अगर मान लो कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो गया डी, तो रूट के अंदर है डी ना। अगर रूट के अंदर डी है और किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा नंबर सीधे सीधे वो रूट के, और माइनस बी प्लस माइनस वो करके अपॉन 2a करके सीधे आंसर निकाल देंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपका काम यहां पर आएगा। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक। हाँ। अब अगर इसके रूट्स आप निकालना चाहो तो आप इसका रूट्स निकाल सकते हो। ए बी सी और सब कुछ पता है, तो आप बताओ अल्फा और बीटा क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप बताओ बी की जगह पर क्या है? -3, तो माइनस बी है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हम लोगों ने निकाला है 5, तो ये 5 होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका एक रूट मान लो अल्फा क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट 5/2, और दूसरा रूट बीटा क्या हो जाएगा? 3। बोलो इसको, दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 5/2। अच्छा, रूट 5 की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि रूट 5 है। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। तो रूट 5 की वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में ही है, 3 से छोटा ही है ना। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब जो अल्फा और बीटा है ये दोनों एक्स की वैल्यूज हैं, और एक्स की वैल्यू दोनों क्या हो रही है? पॉजिटिव। तो मान लो कि आपका ये वाला अल्फा होगा और ये क्या होगा? आपका बीटा होगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जहां कट करेंगे अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0, क्योंकि जहां पर कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब जहां पर कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही रूट होता है, और कुछ नहीं होता है। ये जो अल्फा है ये आपके पैराबोला के कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस कट कर रहा है। तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो देखो बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी है ना, तो बीटा पहले आएगा और अल्फा क्या होगा? बाद में होगा। तो बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत हमें जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, और वहां पर जब आप किसी भी चीज को सोचो, फेंको, तो क्या होता है? अगर आप फेंकते हो तो ऐसा ही तो बनता है पाथ। अगर एक पत्थर फेंको तो पत्थर का पाथ ऐसा ही तो होगा, वो जाके गिरेगा। और ये देखो यही इसका वर्टेक्स होता है। तो अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन पता है तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो आपको ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, और इसका हाइट मैक्सिमम कितना है ये पता चल जाएगा। तो पैराबोला की अगर इक्वेशन पता है तो आपको इसकी आधी रेंज पता चल जाएगी। ये पूरे को बोलते हैं रेंज।
पैराबोल आपने पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चला वही उसका रेंज होता है, तो ये इसका रेंज है आर। तो बेटा ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, आप बताओ। इसको हम लिखेंगे -b/2a और -d/4a। और जब इसको कहोगे तो ये किसके बराबर होगा, ये आधी रेंज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ का x की वैल्यू क्या होगी r/2 और जो -d/4a है वो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है। तो पैराबोला का वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट अगर निकाल दिए तो आपको आधी रेंज मिल जाती है और y कोऑर्डिनेट उसके हाइट को दे देता है। तो देखो कितना आसानी से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ जाने बिना हम उसकी हाइट और उसके रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, केवल मैथमेटिक्स जानते हुए। समझ में आ गई बात बेटा ये? अंकुर? यस सर। सक्षम? सक्षम? यस सर। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो पैराबोला की ये सारी प्रॉपर्टी याद रखोगे ऋषभ? वहां पर जब तुमने पढ़ा होगा एलएन में तो क्या वो सब ये इस तरह से बताए थे पैराबोला के लिए, मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? हाँ बताया था। तो ये वाली चीज आप आराम से काम कर सकते हो। अगर आपको पैराबोला का वर्टेक्स पता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप आराम से देख सकते हो, और एक्स कोऑर्डिनेट इसकी आधी रेंज होती है और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसका हाइट हो जाता है। पैराबोला वाई में कितना है और एक्स में कितना यहाँ पर ये है। ठीक है? अब इसके बाद हम लोगों ने देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीख लिया, इसके बाद पैराबोला के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग कुछ और स्पेशल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ग्राफ हम बताने जा रहे हैं अब, और ये ग्राफ आपका कॉमन है। दो ग्राफ तो हो गए, पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरा ग्राफ है y = x⁻m, और m मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये m आप देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, m की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ऐसे इवन नंबर्स होगा। अच्छा अगर x⁻2 हो जाए तो पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि ऐसा देखो भाई x⁻2 कर दो तो सिंपली y = x² हो गया ना। बोलो, तो अगर हम y = x² की बात करें तो इसका a क्या है 1, इसका b क्या है 0, इसका c क्या है 0। तो ये ग्राफ कहां से जाएगा, y = x², ऐसा बनेगा ना, ओरिजिन से जाएगा। क्योंकि यहां पर y = x² की बात की जाए तो ये कहां से जाएगा, ऐसे ग्राफ ओरिजिन से ऐसे जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और इसके जो रूट्स होंगे 0 और 0 होंगे, दो रूट्स। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, केवल टच कर रहा है। तो इसको 0 और 0 इसके दो रूट्स हो जाएंगे और दोनों रूट्स रियल होंगे। अब देख लो b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। दो इक्वल रियल रूट्स कहां मिल रहे हैं, x = 0 पे मिल रहे हैं। इसका मतलब पैराबोला आपका 0,0 से जाएगा। और ये पैराबोला आपका देखो x = 1 कर दो तो y = 1, तो ये 1,1 से भी जाएगा। और ये वाली वैल्यू आपकी -1,1 से भी जाएगा। तो ये पैराबोला किन किन पॉइंट से होके गुजरेगा, 0,0, -1,1 एंड 1,1 से गुजरेगा। ठीक, अब देखो मैं इसके लिए x⁻2, 4, 6, 8 मैं सबके लिए बना रहा हूं एक कॉमन ग्राफ, और ये देखना। और यहां पर एक एक ग्राफ को ढंग से सीखते चले जाओ। ये x एक्सिस आपका, ये y एक्सिस। x = मतलब x⁻2 करो, 4 करो, 6 करो, 8 करो, वो सब में आप देखो
x इक्वल टू 1 करने पर y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू -1 करोगे तब भी y इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब इस तरह का जो ग्राफ होगा वो कहां कहां से पास होगा, 0,0 से पास होगा, 1,1 से पास होगा एंड -1,1 से पास होगा। इस तरह का कोई भी ग्राफ होगा वो कहां कहां से, इन 3 पॉइंट से तो पास होना ही होना है, चाहे ये पावर m की कुछ भी हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में से कुछ भी हो। इसका मतलब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया 0,0, दूसरा यहां से आप 1 पे जाओ और y में ऐसे 1 पे जाओ तो इस पॉइंट से गुजरेगा 1,1 से, और दूसरा आप x में -1 पे जाओ और y में कहा जाओ, इस पर जाओ तो आपका ये पॉइंट -1,1 से भी गुजरेगा। ठीक है, इसका मतलब आपका ग्राफ, ये बात समझ में आ रहा है कि कैसे ये पास होगा। ये ग्राफ यहां से ऐसे चलेगा 0 को टच करते हुए, और ये ग्राफ इसको टच करते हुए आगे बढ़ जाएगा और इसको टच करते हुए आगे बढ़ जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। मान लो मैंने बोल दिया कि ये ग्राफ आपका y इक्वल टू x स्क्वायर का है, ध्यान से देखना इस बात को। अच्छा, x की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, मैं यहां पर अलग कलर के पेन से बना रहा हूं। x की पावर 4 का, क्या x की पावर 4 का ग्राफ भी इन 3 पॉइंट से गुजरेगा? इसका मतलब उसे भी यहां से जाना है, उसे भी यहां से जाना है और उसे यहां से भी जाना है, तीनों जगह से जाना है। मैं इसका ग्राफ ऐसा बना दूं, ये ऐसा बना दे, y इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ ऐसा बना दे। क्या इसको जस्टिफाई कर पाओगे? तो जस्टिफाई करो कि कैसे ऐसा ग्राफ बनेगा। सफेद कलर वाली लाइन आपके x स्क्वायर का है, पीली कलर वाली लाइन x की पावर 4 का है। थोड़ा जस्टिफाई करो कि क्यों कुछ समय के पहले ये ऊपर है और ये बाद में है, और ये एक चीज नीचे है और दूसरा ऊपर है। थोड़ा जस्टिफाई करिए और दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा, सर इसका 2 इक्वल रूट है, दोनों के 2 इक्वल रूट्स होंगे, दोनों के रूट्स तो इक्वल ही होंगे क्योंकि यहीं से तो जा रहा है। ये रूट्स का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे तो उसका रूट्स होगा। तो दोनों के रूट्स है, दोनों टच कर रहे हैं उसको, वहीं पर टच कर रहे हैं, दोनों के रूट्स तो वही होंगे 0,0,0,0,0। एक्स की पावर 4 के 4 रूट्स होंगे 0,0,0,0। एक्स स्क्वायर के 2 रूट्स होंगे 0 एंड 0। और ये दोनों के दोनों ग्राफ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरेंगे। क्यों? एक आपका पीली वाली लाइन सफेद वाली लाइन के ऊपर है, कुछ समय के पहले, कुछ एक्स की वैल्यू 1 के बाद आपकी वैल्यू ये ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई। उसका रीजन समझना, देखना अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब आपके x की वैल्यू -1 से छोटी है और -1 से लेके 1 के बीच में है, तो आप बताओ जब 1 से छोटी वैल्यू है उसका स्क्वायर, मतलब 0.1 मान लो, 1 से छोटा, उसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा बेटा? यही तो y है हमारा। y क्या है? x की वैल्यू -0.1 रख दिया, 0.1 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 0.01 आएगा। और अगर x की पावर 4 है तो 0.1 का पावर 4 करो तो क्या आ जाएगा? 0.1, 2, 3, 4 ऐसे होगा। बेटा ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? 0.01 बड़ा है। अब 0.0001 छोटा है। इसका मतलब ये है
कि जब आपके x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो पावर बढ़ाते जाओगे x की, तो उस वाले फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलेगी। इसीलिए मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि ये 1 है ना, x इक्वल टू ये 1 है और ये x इक्वल टू -1 है। देखो 1 और -1 के बीच में मैंने पीला वाला ग्राफ नीचे रखा है और सफेद वाला ग्राफ मैंने क्या किया है, ऊपर रखा है। एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ऊपर कर दिया है और एक्स के पावर 4 के ग्राफ को नीचे कर दिया है। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज करो कि आप अगर x इक्वल टू यहां पर हो, x इक्वल टू यहां पर, तो यहां पर y की वैल्यू देखो, ये इसको कट कर रहा है x की पावर 4 को, तो यहां मिलेगा, और x की पावर 2 को यहां कट कर रहा है तो यहां मिलेगा। तो ये y की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। समझ में आई बात? सेम x की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी मिलेगी और x की पावर 4 की वैल्यू छोटी मिलेगी। कब? जब आपके x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है तब। लेकिन अगर मान लो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2 है, और तो 2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा 4, और 2 की पावर 4 करो तो क्या हो जाएगा 16। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है 16। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 से आगे बढ़े, तो 1 से आगे बढ़ने पर आप देखो यहां पर अगर हम बात करें किसी भी x की वैल्यू के लिए, x की मान लो ये वाली वैल्यू पर देखो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे मिल रही है और x के पावर 4 की वैल्यू हमें यहां मिल रही है। इसका मतलब जब आपके x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में x के पावर 4 की वैल्यू बड़ी है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी है, इसलिए ऐसा ग्राफ बनाया जाता है। समझ में आई बात? जिससे कि हमारी सारी चीजें भी, ग्राफ हमें एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। तो x की पावर 4 के बाद अगर x की पावर 6 बनाना होगा तो हम इसको इधर से बनाएंगे, ऐसे लेके चलेंगे, और इसको हम और पीली वाली लाइन के नीचे से बनाएंगे, हम ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे लेके चलेंगे, और यहां पर हम इसको इसके पहले बना देंगे, ऐसे लेके बनाएंगे। तो ये किसका होगा? x की पावर 6 का होगा। बात समझ में आ रही है ये? यस। ठीक। तो ये नेचर समझना, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स की पावर 4 का ग्राफ, एक्स के पावर 6 का ग्राफ पैराबोलिक ही बनता है। ठीक है। बस क्या है कि अगर मान लो एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों ग्राफ बनाओगे, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6 का, तो आपको एक को नीचे और एक को ऊपर बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे काम किया। अगर मान लो केवल तुमसे कह दे नहीं एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसे ही लाइन बना दो, जैसा पैराबोला बनाते हो वैसा ही बना दो, काम आपका हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे दिखाना है। हमने 3 ग्राफ बनाए हैं ना यहाँ पे, इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको इस तरह से किया है। क्लियर हुई बात बेटा? ये सेम उसी तरह से अब देखना, ये सब लिखते चलना। y इक्वल टू एक्स की पावर m है, जहां पर m की वैल्यू 2, 4, 6, 8 है ये। अब मान लो हम बात करें यहां पर अब y इक्वल टू एक्स की पावर m, जहां पर m की वैल्यू क्या होगी 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा होगा। 1 नहीं होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि अगर x की पावर m 1 कर देंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा ना, y इक्वल टू एक्स वाला स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर इस तरह की चीज है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, ये ग्राफ कहां से जाएगा इसको देखो पहले, और इसके बाद ये ग्राफ बनेगा कैसे। बड़ा आसान होता है ये सब ग्राफ बनाना और याद भी रखना। ये x है। अब देखो ये जो ग्राफ है, अगर x की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे आ रही है, तो ये ग्राफ तो 0,0 से जाएगा ही जाएगा। x की वैल्यू 0 कर दो, y की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू 1 कर दो, y की वैल्यू 1 मिलेगी। और x की वैल्यू -1 करोगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। इसका मतलब ये ग्राफ 0,0 से यहां से जाएगा, 1,1 से जाएगा इस पॉइंट से, और तीसरा
-1 कॉमा -1 से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा, इन तीनों पॉइंट से ये ग्राफ आपका होके जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये सर y = x⁻³ लिए ना? हाँ, x की पावर 3, x की पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो सारे के ग्राफ इसी पॉइंट से तो जाएंगे, सब कुछ इसी से तो निकल के जाएंगे। ये सर 3 अगर पॉइंट। हाँ, अगर 1 लेंगे m = तो y = x होगा। तो वही तो मैंने बोला कि m = 1 नहीं लेना है, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। यस। ये तो अब आपका इस तरह का ग्राफ होगा ना ये। तो अब देखो, इसका ग्राफ अगर बनाना होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? वही पैराबोला वाला ग्राफ ही होगा। ऐसे इस पॉइंट से जाएगा और इधर से होके इस पॉइंट से जाएगा। मतलब आपका इधर वाला जो पैराबोला था ना, ऐसे वाला जो पैराबोला था, यही क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये समझ में आई बात? ये वाला पैराबोला नीचे आ जाएगा, ये इधर वाला पॉजिटिव साइड वाला वैसे ही रहेगा, और निगेटिव साइड वाला घट के कहां चला जाएगा? मतलब हट के वहां से नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? बोलो। तो ये ग्राफ किसका है? y = x³ का। अच्छा, वही x³ का बनाओ या x की पावर 5 का बनाओ, तो 5 बनाओगे थोड़ा और इसके इधर से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और इसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, और फिर इसको ऊपर कर देंगे इधर, x की पावर 5 का हो जाएगा वो। ठीक है? सर ये वैल्यू तो हम अपने से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये 3 वैल्यू तो यूनिक है ना। इसका मतलब ग्राफ तो यहां से तो जा ही रहा है ना। तो इन 3 पॉइंट्स की बात करें हम बस केवल। ये 3 पॉइंट्स आपका 0,0, 1,1 एंड -1,-1, ये 3 पॉइंट तो यूनिक आ रहे हैं ना। इसके अलावा ऐसा नहीं है ये इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से होके जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट तो हमको देख के समझ में आ गया ना कि ये 3 पॉइंट से तो ग्राफ जाएगा ही जाएगा। सर जैसे इसके जो पहले वाला जो इक्वेशन था y = x², हाँ तो उसमें आपने कहा कि a = यहाँ पे 1 हो गया, हाँ b = 0, c = 0। हाँ उसको तो हमने ऐसे ही तब सॉल्व किया। हाँ। तो नहीं इसमें उसको, हाँ इसमें देखो, ये अगर x = 2 कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना, y = x²। यस सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने बात किया ना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो इसका b और c की वैल्यू तो 0 हो गई, केवल a की वैल्यू 1 हो गई। तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो चाहे तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले रूल से निकाल दो, या फिर आप x की वैल्यू को रख के देख लो। मैंने ये बताया ना, ये क्वाड्रेटिक के लिए रूल था ना एबीसी वाला केवल। लेकिन x की पावर 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ऐसा होगा तो फिर वो नहीं जाएगा ना, वो रूल एबीसी वाला रूल वो नहीं चलेगा ना। सर क्यूब वाले में हम उसका क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? अल्फा किसमें? बीटा क्यूब वाले में y = x³ में। हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x³ अगर मतलब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में आपको पता है तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगेगा ही लगेगा। जैसे क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d, ABCD 4 वो वैल्यूज आती हैं वहां पे। आप देख लो केवल a की वैल्यू मिल रही है, बाकी b c d सब वैल्यू 0 मिल रही है। आप लगा सकते हो, तब भी वहां से मिल जाएगा आपको। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर ये ग्राफ कैसा, मतलब y = कोई कहे x³ तो आपके दिमाग में कैसा ग्राफ बनेगा। अगर कोई कहे y = x⁵ तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, y = x⁷ कोई कहे तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए। और इसके पहले वाले में हमने बात जो की थी वो था y = x² का ग्राफ, y = x⁴ का ग्राफ, y = x�6 का ग्राफ कैसा बनना चाहिए आपके दिमाग में, बस केवल इसकी पिक्चर बने ऐसा। और अगर ऐसा है तो ये ग्राफ इन 3 पॉइंट से तो जाएंगे ही जाएंगे। आप इन 3 पॉइंट से होके जाने वाला पैराबोलिक इक्वेशन बना दो, और यहां पर जब बात आएगी तो यहां पर अगर इन 3 पॉइंट से होके जाने वाले ग्राफ की इक्वेशन ऐसे बना दो, कुछ ऊपर का पैराबोला इधर वाला और उधर वाला पैराबोला नीचे कर दो ऐसे।
समझ में आ गई बात ये? यस। ठीक। अब देखो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो आपका ग्राफ है y इक्वल टू 1/x⁴m, 1/x⁴m, और यहां पर हमारा जो m है ये 2, 4, 6, 8 ऐसा होगा। 1/x है तो इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो मैंने कैसी इक्वेशन आपको मिल रही होगी, 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴, 1/x⁴। अगर कोई ऐसा फंक्शन दे तो उसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा। तो अब देखो इस तरह का ग्राफ कैसा बनता है। अब देखो अगर तुम x की वैल्यू को 0 कर दो, x की वैल्यू को 0 कर दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंफिनिटी। इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ग्राफ इनफाइनाइट पे होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कहीं, y का मतलब सबसे एंड पॉइंट पे। अच्छा अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट करो तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होनी चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू इनफाइनाइट कहीं इधर, y की वैल्यू 0 इधर हो गई है इस पॉइंट से। अच्छा अगर x की वैल्यू 1 कर दो तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होगा। इसका मतलब ये 1,1 से ग्राफ जाना चाहिए, ये 1,1 यहाँ पे हो गया, 1,1 यहाँ हो गया, और ये इनफाइनाइट और ये माइनस, ये इस तरह से। समझ में आई बात ये? और दूसरा आपका देखो, अगर हम x इक्वल टू 0 करें तो ये प्लस इनफाइनाइट, अगर हम x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट करें तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू, और अगर हम x इक्वल टू -1 कर दें तो y की वैल्यू अभी भी क्या आएगी? x इक्वल टू -1 कर दिया जाए तो अभी भी y की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही तो आएगी, क्यों? क्योंकि वहां पर स्क्वायर 4, 6, 8 पावर है ये, तो x की वैल्यू अगर -1 भी होगी तब भी y की वैल्यू +1 में भी होगी। इसका मतलब x इक्वल टू -1, 1 से जाएगा। तो ये ग्राफ आपका 1,1, -1,1, 0, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, 0 इन सभी पॉइंट से होके जाएगा। तो इस तरह के ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा? ये यहां से चलेगा, ऐसे चलेगा, चलते चलते ये इसको टच करेगा और टच करके ऐसे ये ग्राफ जाएगा, यहां से टच करेगा, और सेम उसी तरह से ये ग्राफ ऐसे चलेगा और इसको टच करेगा और टच करके ये ग्राफ ऐसा चलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रेट होगा, ये सीधे होगा ये, ठीक है। यहाँ पर कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, बस वो हमारे कलम से बनाने में ब्रेकिंग हो गई है, वो ब्रेकिंग कहीं नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? ये ग्राफ जो पीले कलर से मैंने बनाया है वो इसका ग्राफ है, x 1/x² का, 1/x⁴ का, 1/x⁴ का, 1/x⁴ का ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ अब इसी में जैसे मान लो 1/x² का, 1/x⁴ का, x⁴ का, तो जाएंगे सारे ग्राफ यहां से यहां से यहां से, कोई थोड़ा ऊपर से निकलेगा और नीचे से होके जाएगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन चलेंगे सब वैसे ही। ठीक है? यस। ठीक। अगला देखेंगे। अगर मान लो आपके पास ऐसा बोला जा रहा है y इक्वल टू 1/x⁴m, और यहां पर जो m है ये वैल्यू 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, ऐसे ऑड नंबर्स हो जाए, तब क्या होगा ग्राफ? अब देखो फिर से वही सारी चीज, ये आपका ऐसे बना दिया हमने x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। अच्छा अगर x की वैल्यू को 0 कर दो तो y की वैल्यू इनफाइनाइट यहां पर जाएगा,
और x की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दो तो y की वैल्यू 0 यहां पे जाएगा, x की वैल्यू 1 कर दो तो y की वैल्यू 1, क्या वो यहां से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा ग्राफ आपका, इन तीनों पॉइंट से ग्राफ होके गुजरना है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, x इक्वल टू जब -1 करोगे तो -1 की पावर तो ऑड नंबर है ना, तो y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ अब यहां से जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 के नजदीक करोगे और मतलब निगेटिव में, तो y की वैल्यू -इनफाइनाइट होगा। अगर x की वैल्यू -इनफाइनाइट करोगे तब भी y की वैल्यू 0 होगी, तो इस पॉइंट से ग्राफ जाएगा। इसका मतलब अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये ग्राफ का नेचर कैसा बनने वाला है। इधर वाला तो जैसा पहले था वैसा ही बनेगा, ऐसा ही होगा, इसी तरह से। और ये वाला आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है, इसको टच करेगा और इसको ऐसे टच करता हुआ जाएगा। सही बात बेटा, ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसे कर्व रहेगा, मतलब हमने अब चूंकि पेन से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसका शेप बिगड़ गया है, ये ऐसा रहेगा, ठीक। इसको मिटाने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है ये? तो ये ग्राफ 1,1 एंड -1,-1 से तो जाएगा और इनफाइनाइट, और इस तरह से भी ये चीजें होंगी। तो बेटा आप ये बताओ, क्या इस वाले ग्राफ में अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो, और इसका डोमेन की बात करें तो डोमेन और रेंज के बारे में आप कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हो? बोलिए। इसका अगर हम रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज की वैल्यू क्या होगी? आप बताओ। रेंज का मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? तो एक्स की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सब एक्सेप्टेबल है, सिवाय x इक्वल टू 0 के। तो सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्टेबल हैं -0। और डोमेन की बात अगर की जाए तो डोमेन में भी आप देखो, +इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं r, और माइनस केवल 0 ही तो नहीं है, ये वाली वैल्यू ही तो नहीं मिल रही है, क्योंकि यहां पर 0 के नजदीक जा रहा है लेकिन 0 तो हो नहीं रहा है ना। सेम इसके पहले वाले में यहां पर बात किया जाए तो रेंज की वैल्यू अगर हम देखें, रेंज की वैल्यू सारा रियल नंबर होगा -इनफाइनाइट से, देखो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज है, केवल 0 ही तो नहीं है, क्योंकि 0 पर वो टचिंग है, एग्जैक्ट टच नहीं कर रहा है, तो r -0। और डोमेन की वैल्यू, रेंज 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 गलत हो गया, ऊपर रेंज की जगह डोमेन लिख दिया मैंने, ऐसे देखो, डोमेन, ये आपका क्या होगा? डोमेन। डोमेन का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, सारी रियल वैल्यूज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, बस केवल 0 नहीं है। इसको लिखने का मैथमेटिक्स में तरीका ये भी होता है, आप क्या करो, -इनफाइनाइट से 0 ऐसे लिख लो, यूनियन 0 से इनफाइनाइट, तो आपने 0 को छोड़ दिया और बाकी सब कुछ ले लिया। और रेंज जो होगा, आप बताओ, रेंज की वैल्यू बेटा निगेटिव में तो जा ही नहीं रहा है, सब पॉजिटिव में जा रहा है, तो रेंज आपका जो होगा वो क्या होगा आपकी, 0 से, 0 नहीं होगा, 0 के अलावा सारी वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होगी, तो 0 से इनफाइनाइट। अब कहोगे सर इनफाइनाइट पर हम ओपन क्लोज इंटरवल लगाते हैं कि नहीं? इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट पे हम कभी भी
क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। 0 पे हमने क्लोज इसलिए लगाया क्योंकि 0 नहीं होना है, 0 के अलावा सारी वैल्यूज होनी है। ठीक, तो अगले वाले में भी हम बात कर लें। अगर हम रेंज है तो रेंज आपका क्या है, माइनस इनफाइनाइट से आपका प्लस इनफाइनाइट सब कुछ है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, और इसको भी लिखने का तरीका वही होगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के, क्योंकि हम थोड़ा मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें फिजिक्स में हो जाते हैं हमारा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स में जब इस तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे तो वहां पर डोमेन और रेंज की बात की जाएगी, तो वहां पर आपको ये बात समझनी चाहिए कि ग्राफ कहां पर डिफाइंड नहीं है, तो बस उस वाली चीज को हटा दो। ग्राफ की वैल्यू क्या क्या नहीं मिल सकती है, उस वाली वैल्यू को हटा दो, बाकी सब तो है। ठीक है? यस। अब देखो, इसके बाद आपके पास एक ग्राफ और हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम। y इक्वल टू a की पावर x, और यहां पर a की वैल्यू 0 से 1 से बड़ी है, a की वैल्यू आपके 1 से बड़ी हो, a की वैल्यू आपके 1 से बड़ी हो, ऐसा फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। अगर आप इसके ग्राफ की वैल्यू को याद रखोगे तभी आप इसके शिफ्टिंग के बारे में जान पाओगे, क्योंकि आपके पास इसी तरह ग्राफ मिलेंगे और उसी में शिफ्टिंग करनी होगी। तो ऐसा ग्राफ अगर होगा तो आप देखो क्या होगा। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू को प्लस इनफाइनाइट करो तो आप बताओ a की पावर इनफाइनाइट करने पर पॉजिटिव में चला जाएगा ना, प्लस इनफाइनाइट। और अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट करो तो माइनस इनफाइनाइट मतलब a अपॉन माइनस इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन a की पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ग्राफ यहां से जाएगा और प्लस इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पर जाएगी, ये यहां पर जाएगा। और साथ में देखो, अगर x की वैल्यू को 0 कर दो, x की वैल्यू 0 तो a की पावर 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब ये ग्राफ आपका यहां से जाएगा और ये होगा 0, y की वैल्यू 1। तो आपका ग्राफ जो है वो इन पॉइंट से गुजरेगा, माइनस इनफाइनाइट से ऐसे होते हुए, और ये ग्राफ आपका आगे तक ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका क्या है, किस चीज का है बेटा? ये ग्राफ है a की पावर x का। कब? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तब। ठीक, सर ये इनफाइनाइट वाला रिपीट कर दीजिए। ये वाला पॉइंट। ये सर जो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट रखेंगे कुछ अच्छा ऐसा। अच्छा, ये बताओ, अगर हम x की वैल्यू यहां पर आगे बढ़ने पे इनफाइनाइट हो रहा है ना, तो y की वैल्यू आप बताओ a की पावर इनफाइनाइट, कोई भी नंबर है उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट ही तो होगी। बोलो, यहां पर x की जगह पर इनफाइनाइट करो तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? इनफाइनाइट ही तो आएगी। यस, इनफाइनाइट है। और अगर मान लो कि a की पावर x आपका निगेटिव में जाओ, जैसे मान लो y इक्वल टू अब a की पावर x है और x की वैल्यू निगेटिव में, इसके इधर जाओ, इसके इधर, तो x की वैल्यू निगेटिव रखनी है। तो अगर निगेटिव होगा तो ये 1 अपॉन a की पावर x हो जाएगा ना पॉजिटिव में, और यहां पर अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब ये क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो x की वैल्यू अगर निगेटिव में इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 ही तो होगी, 0 के नजदीक टच करेगा ना एकदम ऐसे। यस। समझ में आ गई बात? यस। ठीक, अब देखो a की वैल्यू दो तरह से डिफाइन होती है, a की वैल्यू, और देखो एक्सपोनेंशियल वाली बात है, और तो एक्सपोनेंशियल वही a जो आपका लॉग का बेस हो जाता है, और लॉग के बेस का मतलब है a की वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अब देखो फिर से वही बात हम करेंगे,
y इक्वल टू a की पावर x। कब? जब a की वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तब। जब ऐसा होगा तो बस ये ग्राफ आपका जस्ट उल्टा हो जाता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ आपका एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये 0,1 से गुजरेगा और जब आप a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और 0 से 1 के बीच में आप इसको एनालाइज करो, a की वैल्यू आपका खुद निगेटिव मतलब 0 से लेके 1 के बीच में है, तो उस केस में आपका जो ये ग्राफ होगा वो यहां से और इस वाले पॉइंट इनफाइनाइट से गुजरेगा, जस्ट उसका मिरर इमेज बन जाता है। तो ये आपका ग्राफ ऐसे चलेगा और ये जाके इसको मिलेगा। अब इस पॉइंट का आप नाम ले लो 0,1, जहां पे कट कर गया उसी को हम बोलेंगे 0,1। ये आपका y एक्सिस है ये, और ये पॉइंट आपका 0, y एक्सिस में 1 होगा। तो अगर आपके a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपका ग्राफ a की पावर x का ये होता है। अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका ग्राफ ये होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका लॉग वाला भी ग्राफ है, उसको भी हम यहीं पे कंप्लीट करके इसके बाद काम करते हैं। y इक्वल टू log x बेस a। ठीक है, यहां पे कंडीशन ये है कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, x की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और a की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 0 से ये 1 से बड़ा हो, अगर ऐसा है। क्योंकि ये बात हमने लॉग में पढ़ा था कि a की वैल्यू जो बेस होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हमारे a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव हो। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, a की वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनता है लॉग का। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस केस में आपका जो ग्राफ है ये 1,0 से गुजरेगा, इनफाइनाइट पर जाएगा और यहां से चलेगा, और आप इसको इस तरह से बनाते हैं। इनफाइनाइट से ऐसे चलेगा, ये ग्राफ ऐसे होता हुआ इधर चला जाएगा, ये ऐसे, बीच में कहीं भी शार्प टर्न नहीं है, सब एकदम कॉन्टिन्यूअस लाइन है। ठीक है, इस तरह से। और ये लॉग x की वैल्यू है, ये लॉग x का ग्राफ है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, और जब a की वैल्यू, इसके बाद इसको आप जल्दी से बना लो, ये 1,0 पे है, और जब a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बस ग्राफ बना लिए इसको। यस। ठीक, अगला बस सिंपल सी चीज लास्ट में, बस इसका आज की क्लास का लास्ट ग्राफ, y इक्वल टू log x बेस a। x यहां पर भी देखो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन a की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से अगर छोटा हो गया तो आपका ग्राफ इस तरीके से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये यहां से 1,0 से और इनफाइनाइट से गुजरेगा, और आप इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो ये log x का ग्राफ होगा, और आप देखो कि x की वैल्यू कहीं निगेटिव में गई क्या, इस वाले ग्राफ या इसके पीछे वाले में देखो, x की वैल्यू निगेटिव में हमने कभी ग्राफ को लिया क्या? कहीं पर नहीं है, इस रीजन में ग्राफ है ही नहीं। या इसके पीछे वाले में देखो, इसमें भी देखो, ये x का निगेटिव रीजन है, हमने ग्राफ कभी लिया ही नहीं इस रीजन में। हमारा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव x के लिए डिफाइन होता है, और x इक्वल टू 0 पे भी नहीं, x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन होता है। तो देखो
x इक्वल टू 0 पर ग्राफ डिफाइन भी नहीं है, कहीं ये ग्राफ इसको x एक्सिस y एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, बस केवल इसके नजदीक से होता हुआ जाएगा, कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका डोमेन यहां पर क्या हो गया, आपका डोमेन क्या हो जाएगा, जो आपका x होता है वही डोमेन, x इज एलिमेंट ऑफ 0 टू प्लस इनफाइनाइट। और रेंज क्या होगा आपका, रेंज इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब होगा। देखो इसकी वैल्यू y एक्सिस पर वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरी जा रही है, तो लॉग की वैल्यू माइनस से लेके प्लस तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन डोमेन की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। यहां पर आ जाओ, इसका डोमेन देख लो, सेम वही चीज है, x इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 नहीं होगा 0 से इनफाइनाइट, और रेंज क्या होगा इसका, सारी वैल्यूज आर आपका जो रेंज है एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और रेंज को हम बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर होगा, रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो या तो आप बोल सकते हो रेंज इज एलिमेंट ऑफ आर, या रेंज इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये कुछ हमारे ग्राफ थे, इनकी बात किया। कल संडे है, कल भी हम क्लास लेंगे, तो कल की क्लास में हम कुछ और स्पेशल ग्राफ आपकी बात करेंगे, और वो ग्राफ आपके प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, फिजिक्स का उस ग्राफ से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होगा। हाँ, मॉड का ग्राफ फिजिक्स के उसमें फॉर्म में रहेगा, फिजिक्स के मतलब कई जगहों पर यूज हो जाता है, लेकिन मॉड के अलावा और जो ग्राफ हम बात करेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, कई तरह के और भी ग्राफ होते हैं, उन सभी की बात हम करेंगे कल की क्लास में। और वो मतलब समझ लो कि पूरा आपका जो ग्राफ वाला पोर्शन है ना मैथमेटिक्स का, वो हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। और कल हम आपको ग्राफ के साथ साथ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बताएंगे। कल का टारगेट ये रहेगा कि हम आपको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पूरा सिखा दें। अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो x माइनस 2 के स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, x प्लस 2 के स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा। तो अगर आपको बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ पता है, तो उससे आपको नए नए ग्राफ बनाने का तरीका कैसे हम लोग जानेंगे, इसकी बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास के टाइमिंग हम मैसेज कर देंगे, आप लोगों को बता देंगे। ठीक, हाँ, कोशिश ये रहेगी कि दोपहर के समय हम क्लास रखेंगे। ठीक है, हाँ, दोपहर में कल तुम लोग कोई क्लास तो नहीं रहेगी ना? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम ऑफ कर रहे हैं क्लास अब ना। ओके सर।